पैलेस्टाइन एंड इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट का ऐसा क्या रीजन है आज से 100 साल पहले से भी ज्यादा 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर और ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रोथस्चाइल्ड का आपस में क्या तय हुआ था कि जो आज इतने साल बाद भी बोन ऑफ कंटेंशन है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का। लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं, हकीकत कोई नहीं जानता। इसराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच कौन गलत और कौन सही, इनकी लड़ाई किस बात पे है और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल है। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स की बुनियाद पे एक्सप्लेन करते हुए कोशिश करूंगा कि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे, बट अनफॉर्चुनेटली सच हमेशा कड़वा ही होता है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टाइन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन कम पॉपुलेशन में ही सही क्रिश्चियन एंड ज्यूज भी पीसफुली रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पे देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी हिस्से पे फैला हुआ था, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर के रूल से काफी तंग थे और इस ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम चाहते थे, और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए सीक्रेटली ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से मिल गए। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा करा कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में उनकी हेल्प करेंगे तो रिवॉर्ड में उनको एक सेपरेट फ्री कंट्री दी जाएगी। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद ज्यूस से भी करा था। ज्यूस स्टार्ट से ही एक ऐसी कौम रही है जिसकी दुनिया में कोई कंसिस्टेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, मतलब अपना कोई कंट्री नहीं था। वो जहां भी रहते थे गैर मुकामी या माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, बहुत ही इकारत भरी नजर से देखा जाता था और मेजॉरिटी टाइम उनको कत्ल कर दिया जाता था। इसका रीजन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी माना जाता है, क्योंकि हजारों सालों से क्रिश्चियनिटी का बिलीव यही है कि वो ज्यूस ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस को ज्यूस रत्ती बराबर बर्दाश्त नहीं थे। ज्यूस कम्युनिटी का नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे आज स्ट्रॉन्ग है वैसे ही पहले भी स्ट्रॉन्ग था। वो पैलेस्टाइन में एक सेपरेट स्टेट हासिल करने की मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम देते हैं, और एक ज्यूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थियोडोर हर्जल वो इंसान थे जिन्होंने 1896 में इस मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ज्यूइश स्टेट है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद ज्यूज को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो वो पैलेस्टाइन में एक अलग कंट्री बनाना जरूरी है। स्टार्ट में काफी ज्यूज इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि हम एंटी सेमिटिज्म के मतलब ज्यूज के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ें। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बहुत तेजी से ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। दुनिया भर के ज्यूज पैलेस्टाइन का रुख करने लगे और उनको अपनी कम्युनिटी की तरफ से फंड भी दिया जाने लगा, जिस फंड से ज्यूज वहां डिफरेंट बिजनेस और फैक्ट्रीज स्टार्ट करने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूरोपियन ज्यूज से भी ये वादा करा था कि वो यूरोपियन ज्यूज को पैलेस्टाइन में एक अलग कंट्री बनाने का मौका जरूर देंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 1917 में, जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रोथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर में लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला करा है कि ज्यूज पैलेस्टाइन में आकर अपनी एक अलहदा कंट्री बना लें, और साथ ही रोथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। और इसी लेटर में ये भी लिखा था कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने पैलेस्टाइन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 साल पुराना राज खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर्स ज्यूज को एक अलग कंट्री देकर बदले में उनसे क्या चाहती थी। एक्चुअली ब्रिटिशर्स को बदले में बस एक ही चीज चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके, उनसे अलायंस बनाकर। इसीलिए उन्होंने ज्यूज से अलग कंट्री का वादा तो करा था, लेकिन ज्यूज से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले ये होता था कि जंग में जो कंट्री जीत जाती थी वो हारी हुई कंट्री पे कब्जा करके अपनी हुकूमत चलाती थी, तब तक कि जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते।
वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के हिस्से में पैलेस्टाइन आया था। उन्होंने वहां ज्यूइश कॉलोनी बनाने की भरपूर कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन पैलेस्टाइन के अरब जो ऑलरेडी वहां रहते थे, उनका ये मानना है कि ब्रिटेन ने हमसे हमारी मर्जी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा, हमारी आजादी का नहीं सोचा। 1919 में ऑथर बाल्फोर ने एक मेमोरेंडम लिखा था जिसमें लिखा था कि पैलेस्टाइन में पहले से रहने वाले अरब से उनकी मर्जी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पैलेस्टाइन के अरब्स की नजर में ब्रिटेन की तरफ से ज्यूज के लिए बनाए गए कानून काफी नरम थे। पैलेस्टाइन में दुनिया भर से ज्यूइश इमिग्रेंट्स के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन्होंने वहां अपने स्कूल्स बनाए, फैक्ट्रीज खोली और साथ ही ब्रिटिशर्स की मर्जी से अपनी छोटी सी आर्मी भी बना ली जिसको हगाना का नाम दिया। पैलेस्टाइन के अरब्स के पास ये सोचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि ब्रिटिशर्स हमारी आजादी पर तो कोई काम कर ही नहीं रहे बल्कि हमारी ही जमीन दूसरों को दे रहे हैं। काफी अरसा ये बात बर्दाश्त करी, बट इन 1939 वहां के अरब्स ने आवाज उठाना शुरू कर दी और ब्रिटिशर्स के सामने आवाज उठाने का बस एक ही मतलब था, गद्दारी। पैलेस्टाइन के अरब्स को ऐसा करने पर बहुत सख्त सजा दी गई। मेजॉरिटी को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ लीडर्स को तो पैलेस्टाइन से बाहर ही निकाल दिया गया और कुछ को फांसी दे दी गई। लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन के अरब्स ने अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं की। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मामले को हल करने के लिए एक पील कमीशन बनाया। इस कमीशन ने पैलेस्टाइन में अनरेस्ट का ये सॉल्यूशन निकाला कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। ये सॉल्यूशन भी पैलेस्टाइन के अरब्स ने कबूल नहीं करा क्योंकि अनरेस्ट तो था ही इस बात पर कि पैलेस्टाइन डिवाइड हो ही क्यों रहा है। 1939 में उनकी स्ट्राइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्हाइट पेपर रिलीज होने तक चलती रही। इस व्हाइट पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन की पिछली 20 साल की सिचुएशन को नजर में रखते हुए एक पॉलिसी पब्लिश की थी। इस पॉलिसी में सबसे पहले तो पील कमीशन को रिजेक्ट करा गया जिससे कि अरब्स की स्ट्राइक खत्म हो गई। इसके अलावा पैलेस्टाइन में नए ज्यूइश इमिग्रेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई और जो ज्यूज पहले से पैलेस्टाइन में मौजूद थे उनको अरब्स की जमीन खरीदने पर भी रोक दिया गया। इन एडिशन टू दिस, ये डिसीजन भी लिया गया कि अगले 10 सालों के अंदर पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और वही ज्यूइश लोगों की भी होम कंट्री होगी। ज़ायोनिस्ट के लिए ये पेपर किसी धोखे से कम नहीं था और इस वक्त यही व्हाइट पेपर ज्यूइश और ब्रिटिशर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना। उन्होंने व्हाइट पेपर मानने से साफ मना कर दिया और पूरे पैलेस्टाइन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमले भी शुरू कर दिए जिसमें कई लोकल पैलेस्टीनियंस भी मारे गए। ये हमले काफी महीनों तक जारी रहे लेकिन फिर कुछ इससे भी बड़ा हुआ जिसने सबकी अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई जहां ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनी। वहीं हिटलर ने अपने डेथ कैंप्स में 60 लाख यूरोपियन ज्यूज को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस इंसिडेंट को हॉलोकास्ट का नाम दिया जाता है। 1941 से लेकर 1945 के दरमियान यूरोप में रहने वाले तकरीबन ज्यूज को हिटलर ने मार दिया था। बचने वाले ज्यूज के पास पैलेस्टाइन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ये उनका हॉली प्लेस भी है और दूसरा वहाँ ज्यूइश कम्युनिटी पहले से आबाद भी है। उन्होंने वहाँ ब्रिटिशर्स की तरफ से लगाई गई इमिग्रेंट्स की लिमिट के बावजूद भी पैलेस्टाइन माइग्रेट करना शुरू कर दिया जबकि पैलेस्टाइन के हालात अभी तक ठीक नहीं हुए थे। वहाँ व्हाइट पेपर की वजह से ज़ायोनिस्ट अभी तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स अब थक चुके थे और उनमें अब हिम्मत नहीं थी कि पैलेस्टाइन में ज़ायोनिस्ट के खिलाफ मजीद लड़ें और 1945 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ से निकलने का फैसला करा और पैलेस्टाइन में फैलाया हुआ अपना बवाल यूनाइटेड नेशन के गले डाल दिया कि यूनाइटेड नेशन अब इस मामले को कोई हल निकाले। उस वक्त पैलेस्टाइन में 6,30,000 ज्यूज थे, क्रिश्चियंस की तादाद 1,43,000 थी और मुस्लिम्स की तादाद 11,81,000 थी। ये फिगर्स एक इटालियन ज्यूइश डेमोग्राफर सर्जियो डेला ने ही दिए थे। देखा जाए तो उस वक्त यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन क्लियरली ज्यूइश से डबल थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन के पार्टीशन प्लान में 55% लैंड ज्यूज को देने का प्रपोजल दिया। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट मिले और ये फाइनल कर दिया गया कि पैलेस्टाइन का 55% लैंड ज्यूज को मिलेगा और यूनाइटेड नेशन ने आज तक इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि सिर्फ 30% ज्यूज को 55% लैंड किस लॉजिक से दिया। उस वक्त यूनाइटेड नेशन असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया का वोट भी इस फैसले के अगेंस्ट ही था। उस वक्त
कि प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन के फैसले के खिलाफ आवाज भी उठाई थी और कहा था कि यूनाइटेड नेशन के इंडियन एम्बेसडर को ब्राइब करने की कोशिश करी गई थी कि वो उनके हक में वोट डालें। खैर, यूनाइटेड नेशन की इस रेजोल्यूशन को सारी अरब कंट्रीज ने रिजेक्ट करा और पैलेस्टाइन में अब ज़ायोनिस्ट और पैलेस्टीनियन आमने सामने आ गए थे। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार करे जा रहे थे, बट ज्यूज की मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी तो पैलेस्टीनियंस उनका मुकाबला नहीं कर सके। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने ऑफिशियल स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। वो इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। 1948 में तमाम नेबरिंग अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि पहले ही इन्होंने यूनाइटेड नेशन में इसके खिलाफ वोट करा था और दूसरा उनकी नजर में ब्रिटिशर्स का ये नया तरीका था उनके मुल्क पर कब्जा बनाए रखने का। ये पहली अरब इजराइल वॉर थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज इजराइल पर हमला करती हैं एक साथ, जिसको बने अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। लेकिन इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी और इसी बुनियाद पे इजराइल ने अकेले ही 5 अरब कंट्रीज को हरा दिया। जंग खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन ने जो पैलेस्टाइन के लिए एरिया सेलेक्ट करे थे, अब इजराइल ने उन पर भी कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के पास है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया। 1967 में एक और अरब इजराइल वॉर होती है जिसमें इजराइल वेस्ट बैंक के साथ गाजा स्ट्रिप और पूरे इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच पैलेस्टाइन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं और इसी रीजन से उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। स्टार्ट में लड़कर फोर्सफुली अपना अलग कंट्री पाने की कोशिश करते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए PLO ने काफी शिप्स एंड प्लेन्स भी हाईजैक करे, इसलिए अमेरिका और इजराइल की तरफ से PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी थी जो PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी। वो इनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट समझते थे जो बस एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं। 1974 में PLO को यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कर दिया जाता है इस बिना पर कि ये पैलेस्टीनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद 1979 में इजिप्ट एंड इजराइल के बीच पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाते हैं और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इजराइल इजिप्ट को उनका साइनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन 2 साल बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से मार दिया जाता है इस रीजन के बेसिस पर कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इजराइल ऑक्यूपेशन की वजह से ज्यूज कॉलोनाइजेशन होने लगी थी, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर ऑब्जेक्शन करती है क्योंकि ये 1947 यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के बिल्कुल बरअक्स था। वेस्ट बैंक का एरिया पैलेस्टाइन के लिए रिजर्व करा गया था, लेकिन इजराइल ने वहां पर भी कब्जा कर लिया था, वहां अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया था। 1992 में अगेन इजराइल एंड PLO के बीच पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाते हैं। PLO के लीडर यासिर अराफात भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन PLO को रिकॉग्नाइज करके ये एक्सेप्ट करते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस दौरान PLO भी टूट जाती है और PLO का एक दूसरा विंग जो चाहता है कि इजराइल से किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाए, वो एक अलग ग्रुप बन जाता है जिसे आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने PM के खिलाफ जाता है और कहता है कि पैलेस्टाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। PLO और इजराइल पहली बार इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, पर मसला ये था कि वेस्ट बैंक में बहुत से इजरायली अपने घर बना चुके हैं, वो भी इजरायली गवर्नमेंट की मर्जी से। तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, A, B, C। एरिया A सिर्फ पैलेस्टाइन मतलब PLO के कंट्रोल में होगा, एरिया B दोनों के कंट्रोल में होगा और एरिया C सिर्फ इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। मतलब 1947 में यूनाइटेड नेशन का बनाया गया पार्टीशन प्लान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टाइन को वेस्ट बैंक में गिनती के ही टुकड़े मिल पाते हैं जहां वो अपनी गवर्नमेंट चला सकें। खैर PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 1995 में ये पीस टॉक्स बर्बाद कर दिया गया क्योंकि ज्यूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दिया, क्योंकि उन्हें इतना भी गवारा नहीं था कि कोई पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक के आसपास भी भटके। 1996 में पैलेस्टाइन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टाइन की पहली गवर्नमेंट बनती है,
लेकिन हमास जो कि पैलेस्टाइन का मिलिटेंट विंग है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन से बाइकआउट कर देता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वो इजराइल सुसाइड बॉम्ब भी करवाता है, जिससे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच नफरत मजीद बढ़ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों के क्लैशेस आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने अपने सेटलमेंट के इर्द गिर्द कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी, जिससे पैलेस्टीनियंस का रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। देन इन 2006 पैलेस्टाइन में अगेन इलेक्शंस होते हैं और अब इस बार हमास जीत जाता है। इससे पीएलओ की पार्टी फतह और हमास के बीच सिविल वॉर छिड़ जाती है। इससे पैलेस्टाइन भी अब 2 टुकड़ों में टूट चुका है। आज गाजा स्ट्रिप पे हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे टुकड़ों में पीएलओ यानी फतेह की गवर्नमेंट है। ज्यादातर तो हमास और इजराइल की नोकझोंक होती ही रहती है। उनमें इसी गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर रॉकेट्स फायर करे जाते हैं। इसी वजह से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप की सराउंडिंग में बहुत बड़ी बाउंड्री बना दी है। हर कुछ सालों बाद ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है। लास्ट टाइम 2021 में ऐसा हुआ था और अब रिसेंटली 7 अक्टूबर को ऐसा हुआ। हमास ने इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर करे। ये इजराइल और पैलेस्टाइन का वो कॉन्फ्लिक्ट है जो एक लेटर या गलत बयानी के नतीजे में 100 साल से भी ज्यादा से चल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस बार बस यही मामला है या फिर कुछ पॉलिटिक्स है। जहां वॉर में किसी का नुकसान होता है तो किसी का फायदा भी जरूर होता है। ऐसे कई सवाल जरूर आ रहे होंगे आपके दिल में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में इन सवालों के जवाब के साथ। और अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।